पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देव स्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में मंगलवार को टोंक रोड स्थित पशुधन भवन सभागार में पशुपालन विभाग के बजट घोषणा कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन सचिव पशुपालन और गोपालन डॉक्टर समित शर्मा, पशुपालन निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा भी उपस्थित थे। बैठक में पशुपालन मंत्री श्री कुमावत ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की प्रगति, मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के संचालन, एफएमडी टीकाकरण की प्रगति सहित वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बजट घोषणा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा की समीक्षा करते हुए श्री कुमावत ने कहा कि पिछले साल का लक्ष्य अगस्त तक किसी भी सूरत में पूरा हो जाना चाहिए, जिससे कि 1 सितंबर से वर्ष 2025-26 के पंजीयन शुरू की जा सके। उन्होंने बीमा के काम में और गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष रह गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी शीघ्र जारी करने के निर्देश देते हुए बीमा पॉलिसी भी शीघ्र जारी करने पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और बीमा जारी करने का काम साथ साथ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। बजट घोषणा में नव स्वीकृत क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों के लिए भूमि के पट्टों की उपलब्धता की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री कुमावत ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 1 माह में समस्त नव स्वीकृत क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिए पट्टे उपलब्ध हो जाए, इस दिशा में अधिकारी काम करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अधिकारी अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं और परिणाम लाकर दिखाएं। जब तक भवन निर्माण नहीं हो जाता तब तक किसी भी सरकारी भवन में नए पशु चिकित्सा और उप चिकित्सा केंद्रों को क्रियाशील करने के निर्देश श्री कुमावत ने अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर और एसडीएम से मिलकर इस कार्य में तेजी लाएं और भूमि के पट्टे स्वीकृत कराएं। सेक्टर सॉर्टेड सीमन पर चर्चा करते हुए श्री कुमावत ने कहा कि इस काम में तेजी लाते हुए उपलब्ध डोजेज को अगले 1 महीने में काम में ले, जिससे कि पशुपालकों को जल्द लाभ मिल सके। जो एमबीयू है, एमबीयू का सही संचालन हो, इस दिशा में बार बार हम निर्देश भी देते हैं, मीटिंगें भी लेते हैं। हमारे पास में कई लोगों की शिकायत आती है तो वो भी उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है, उनका पेमेंट काटने की भी कार्रवाई होती है। और आज भी जैसे यहाँ उनको बुलाया था संवेदकों को और उनको सख्त निर्देश दिए कि किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। आप जो नॉर्म्स के अनुसार जो एमओयू हुआ है विभाग के साथ में, जो एमओयू हुआ है एमओयू के अनुसार काम करें। किसी आपके वहाँ जो स्टाफ पूरा होना चाहिए, हमारे पास उपस्थिति आनी चाहिए। उन्होंने उपस्थिति देनी भी शुरू कर दी है और अनुपस्थित है उसका पेमेंट कटेगा। और किसी तरह की लापरवाही, जैसे वो उनके जो पेमेंट देने का कर्मचारियों को देने का उनको भी निर्देशित किया, किसी कर्मचारी की हमारे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए, उनको पूरा पेमेंट मिले, डॉक्टर्स को पूरा पेमेंट मिले, एलएसए को पूरा पेमेंट मिले और किसी तरह की शिकायत आने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। ये पूरा सख्त तो शिकायत करता है उसके तो थोड़ा इस्तीफा ले लेते हैं, इससे तो निकाल लेते हैं नौकरी से। नहीं, नौकरी से नहीं निकालेंगे। वही उनको निर्देश दिया कि भाई उनको पेमेंट जैसे पूरी तरह से पेमेंट उनका पूरा मिले। जो भी जैसे 1 महीने का है उसमें 4 छुट्टियाँ कटती है, 4 छुट्टियाँ कटने के बाद में जितना पेमेंट उनका बनता है वो पूरा मिले। और यदि कोई कर्मचारी आकर के हमारे से शिकायत करेगा कि हमको उन्होंने पेमेंट के कारण से नौकरी से निकाला, तो कंपनी के विरुद्ध भी उसकी कार्रवाई होगी। सर, प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अव्वल लाने के लिए और गोवंश की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कोई नवाचार किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से प्रदेश में हमारा जो प्रदेश है राजस्थान प्रदेश पूरे देश में दुग्ध उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसको हम और कैसे बढ़ाएं, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। अभी जैसे नंदियों की संख्या ज़्यादा है और गोवंश की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। नंदियों का पहले उपयोग कृषि के कार्य में होता था। छोटा नंदी बड़ा होता था तो वो बैल बनता था और बैल बनने के बाद में खेती में काम आता था। वहाँ बैलगाड़ी चलाने, हल चलाने, मतलब अन्य कृषि के कार्यों में काम आता था। लेकिन जब से मशीनरी युग आया तब से इन नंदियों की उपयोगिता खत्म हो गई है। किसान के घर में नंदी पैदा होता है, पैदा होते ही साल भर घर में रखता है, बाद में वो रोड पे छोड़ देता है।
उनको गंदा खाने के लिए, मैला खाने के लिए बेचारा रोड पे घूमता रहता है। तो ये उपयोगिता कम होने के कारण से ये सारी समस्या आई है। वैसे हम सरकार की तरफ से 4000 गौशालाएँ संचालित है, उनमें हम अनुदान भी देते हैं, नंदीशाला भी संचालित है, नई नंदीशाला, नई गौशाला खोलने के लिए भी योजना चल रही है। पूरे एक साल में हम 1200 करोड़ के आसपास अनुदान उन गौशालाओं को देते हैं, जिससे हमारी गौ माता का संरक्षण हो सके। इस तरह से ये योजना भी चालू है, लेकिन एक बार फिर भी नंदियों की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। और सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना में सीमन का एक डोज है जो मार्केट में वैसे 1000-1200 में मिलता होगा, लेकिन भारत सरकार हमें, राजस्थान सरकार को 265 रुपये में देती है और उसमें 75% सब्सिडी राजस्थान सरकार देती है। तो पशुपालक को हम सिर्फ 70 रुपये में वो सीमन का डोज देते हैं। और सीमन के डोज से अपन गाय माता के एआई कराएंगे तो वो 90% बछड़ियाँ पैदा होने की संभावना रहती है, उसमें 10% बछड़े पैदा होने की संभावना रहेगी। तो ये आने वाले समय में धीरे धीरे नंदियों की संख्या कम होगी और गौ माता की संख्या बढ़ेगी। और गौ माता की संख्या बढ़ेगी तो उससे क्या है कि दूध का उत्पादन बढ़ेगा, और गौ माता बढ़ेगी तो एक परिवार का, गौ माता तो पालन पोषण भी करती है, दूध के उत्पादन से उनका पूरा परिवार पलता है। और नंदियों की संख्या कम होने से जो ये रोड पे घूमने वाले नंदी है, जिससे लोगों को भी तकलीफ होती है, कई बार एक्सीडेंट भी होता है, ये समस्या धीरे धीरे आने वाले समय में कम होगी। ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिल करके ये योजना चला रही है, इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों को मिले, इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है। शिकायतें भी जैसे मोबाइल यूनिट की आ रही थी, तो उनके संबंध में भी उनको सख्त निर्देश दिए, समय पर वो पशुपालक के घर पहुँचे, घर पहुँच करके उनका इलाज करे और उनकी उपस्थिति भी समय पर हो जाए। कोई डॉक्टर्स अनुपस्थित है तो उनके विरुद्ध उनका पेमेंट कटे, उनकी सख्त कार्रवाई हो। तो इस दिशा में भी सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और उनको जो संवेदक कंपनी है उनको भी निर्देशित किया है कि किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसी तरह से बजट घोषणाएं हमारी जी थी, चाहे वो पिछले बजट में हो या इस बजट में हो। नए पॉलीक्लिनिक खोलने की पिछले बजट में 25 नए पॉलीक्लिनिक खोलने की घोषणा थी, उसमें सारे पॉलीक्लिनिक खोल दिए और उसके लिए भवन का भी पैसा 2-2 करोड़ 25 को आवंटित हो गया, वो टेंडर भी लग गए। इसी तरह से इस बार भी जो पॉलीक्लिनिक है, नए 25 पॉलीक्लिनिक खोलने की घोषणा थी, वो पॉलीक्लिनिक खोल दिए। पिछले बजट में हमने 500 नए उपकेंद्र खोलने की घोषणा की थी, वो 500 की 500 स्वीकृति निकल गई। इस बार 200 उपकेंद्र नए खोलने की घोषणा थी, वो 200 की स्वीकृति निकल गई। पिछले बजट में चिकित्सालय उपकेंद्र से चिकित्सालय कर्मोन्नत करने की हमारी 50 की घोषणा थी, वो भी स्वीकृति निकल गई। इस बार भी जो घोषणा थी वो भी 50 की 50 स्वीकृति निकल गई। पिछले बजट में प्रथम श्रेणी चिकित्सालय थे और इस बार भी 50 की थी, वो दोनों की दोनों स्वीकृति निकल गई। इस तरह से ये जो जितने थी जो घोषणाएं थी हमारी, जो नए केंद्र खोलने थी, कर्मोन्नत करने की, उनकी सारी की सारी स्वीकृति निकल गई। 1350 भवनों की स्वीकृति हमने अभी जैसे फाइनेंस में पड़ी है नए भवन बनाने की, वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगी, जिससे वो टेंडर लग करके उनका भी काम शुरू हो सके। इसी तरह से ऊँटों के लिए जैसे हमने ऊष्ट कोष्ठ विकास की घोषणा की थी, तो उसमें वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और उसमें हमने 10,000 पहले ऊँटनी के बच्चा पैदा होता था, उनको 10,000 की सहायता उनको प्रोत्साहन के रूप में पशुपालक को देते थे, उसका 20,000 रुपये कर दिया था। और उसमें हमने 4 करोड़ रुपये अभी तक खर्च कर दिए। 4 करोड़ उन पशुपालकों को अभी राहत के रूप में उनको लाभ मिल चुका है, लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्सी में जो सेक्स सॉर्टेड सीमन की लैब खोलने की जो घोषणा की थी, और उसी के तहत हमने एनडीडीबी के साथ में एमओयू किया है और वो 11 तारीख को हम अमल में लाने जा रहे हैं एमओयू को। और 11 तारीख से वो एमओयू अमल में हो जाएगा। बीच में एनडीडीबी के चेयरमैन आए थे यहाँ और उनसे पूरा वहाँ
फिजिकल निरीक्षण भी हुआ था, उनको सारी चीज़ें वहाँ लैब भी देखी और उन्होंने उस समझौते को उसी दिन से मतलब लागू मंजूर कर लिया था। लेकिन कानूनी रूप से हम 11 तारीख को उसको MOU के रूप में आगे करेंगे और MOU होने के बाद में फिर यहाँ पर वो NDT भी वो लैब लगाएगा। लैब लगाने के बाद में जो सेक्स शॉर्टेज सीमेंट है वो यहीं पर उसका बनना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में जो वो पूरा का पूरा जो सीमेंट बनेगा वो पूरे यहाँ राजस्थान सरकार को ही मिलेगा और वो राजस्थान सरकार को मिलेगा तो हमें पशुपालकों को देने में एक तो कम रेट में देने में होगा, एक है ना देसी नस्ल की गायों का होगा तो वो पशुओं को हमारी नस्लें भी ख़राब नहीं होगी। तो ये जो है ना MOU होने के बाद में निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हम राजस्थान के पशुपालकों को मिलना शुरू हो जाएगा। के लिए जैसे 6433 पदों की जो परीक्षाएं हुई और परीक्षा के बाद में विषय कोई कोर्ट में भी गया तो कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है और 6433 पदों पे जैसे अभी रिजल्ट आने वाला है, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड से और जैसे ही वो रिजल्ट आता है तो उनका वहाँ से लिस्ट हमारे पास आएगी तो हम उनकी नियुक्तियाँ शीघ्र ही दे देंगे। तो ये जो हमारे कई सेंटर पे कर्मचारियों की कमी है तो उसके ये पशु परिसर आएंगे तो उससे हमारी पूर्ति भी होगी। आने वाले समय में हमारे जो 2540 पशुधन सहायक है उनकी भी परीक्षाएं हो गई है और अप्रैल महीने में मेरे ख्याल से अब 2 महीने में उसका भी रिजल्ट आने वाला है और वो रिजल्ट आने के बाद में निश्चित रूप से हमारे जो सेंटर कई खाली पड़े हैं वो भी भर जाएंगे और 1100 डॉक्टरों की जो है वो भी जैसे हमें परमिशन मिल गई है और अप्रैल महीने में RPSC बोर्ड ने परीक्षाएं कराने का हमें तारीख दे दी है तो वो आने वाले समय में वो RPSC बोर्ड परीक्षाएं कराएगा। कराने के बाद में वो 1100 डॉक्टर भी हमें मिल जाएंगे। तो हमारे विभाग में जितने भी जो खाली पद थे वो करीब 95% भर जाएंगे। तो मैन पावर होता है तभी विभाग में कार्य सही रूप से शुरू होता है, सही काम कर पाते हैं। तो ये हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे विभाग को जो हमने मांगा वो पूरी तरह से उन्होंने ये भर्तियों के मामले में दिया और आने वाले समय में हमारा विभाग पूरी तरह से आज हमारी विभाग की 2024-25 की बजट घोषणा और 2025 सभी की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और मोबाइल वेटरनरी यूनिट के संचालन पर आज यहाँ चर्चा हुई और बजट घोषणा हमारी जो 2024-25 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी उसमें से हमने 90% बजट घोषणाएं पूरी कर दी है और 25-26 की जो बजट घोषणा है उसमें भी हमने 65% बजट घोषणाएं पूरी कर ली है। साथ ही साथ में मोबाइल वेटरनरी यूनिट जो अभी संचालित है उसमें उन प्रॉपर तरीके से जो कोई समस्या आ रही थी तो उनमें समय बढ़ाने के लिए जो पहले हम इनको सुबह 7 बजे से 4:30 बजे चला रहे थे तो उसमें समय को बढ़ाया गया जिससे पशुपालकों को उसका ज़्यादा और फ़ायदा मिले। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पशुपालक उसके ऊपर कॉल कर सकेंगे 1962 नंबर पर। साथ ही साथ में जैसे जो कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर पर मैन पावर बढ़ाने के लिए निर्देश दिए और पहले 30 से 32 आदमी वहाँ कार्यरत थे, अब 50 का मैन पावर करने के लिए उनको निर्देश दिए जिससे ज़्यादा कॉल पशुपालकों के आ सके और उनको अटेंड करके वापस वो मोबाइल यूनिट तक पहुँच सके जिससे वो घर घर जा कर के उनकी सेवा दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।